Jain friends, today is Wednesday and 14 June 2023. I'm going to explain over here the Hindu editorial analysis. यहाँ पे आपको सारा चीज़ एक जगह पे प्राप्त हो जाता है, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, सारा अमलगमेशन आपको एक जगह पे प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए है। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यूपीएससी 2016 में पूछा गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और रिपीटेडली क्वेश्चंस भी रिवीजन हो जाते हैं, रिपीट कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को रिवाइंड नहीं करती है, पुनः उसको पूछती नहीं है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट को बदल के दूसरे स्टेटमेंट से यही क्वेश्चंस को रख सकती है या फिर यहाँ के स्टेटमेंट से क्वेश्चंस को बना देती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी या ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चंस दे दिया है। तो पहले में कह रहा है दिबांग, दूसरे में कामेंग, तीसरे में लोहित। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, 3, तीसरे में 1 और 3 और चौथे में ऑल यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में दीजिए। इसकी डिटेलिंग एक्सप्लेनेशंस के साथ आपको कल अच्छे से दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 2016 में पूछा गया है उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पेयर्स मैच कराने हैं, टर्म्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़। तो कौन सा चीज़ें न्यूज़ में थी 2016 के कंसर्न में, तो यहाँ पे उसके ओरिजिन को देखा जाएगा। तो एनेक्सर 1 कंट्रीज़ में कि कौन से आते हैं, कार्टाजीना प्रोटोकॉल कह रहा है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस में कौन आ रहा है, नगोआ प्रोटोकॉल बोल रहा है। और सीडीएम में कौन आ रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल आ रहा है। तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है आपको कमेंट सेक्शंस में बताना है। पहले में बोल रहा है 1 और 2, दूसरे में बोल रहा है 2, 3, तीसरे में 3 ओनली और चौथे में 1, 2 और 3। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें दिया है, कौन सा राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शंस में आंसर लिखिए। आपको डिटेलिंग और एक्सप्लेनेशन कल दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे लेक्स को लेके। तो यहाँ पे हर बार एक स्टेट का लेक्स अब कवर कर रहा हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। आपको बता दूं, पहले जो सारी वीडियोस पीछे हैं उसमें एक स्टेट के सारे नेशनल पार्क को मैं कवर किया था। तो यहाँ पे आचर लेक, बरारी नंबल, डल लेक और गडसार लेक, गंगाबल लेक, गिलसार, होकरसार, कसूरनाग, खानपुरसार और खुशहालसार, कृष्णसार लेक। ये सारे लेक आपको कहाँ पे पाए जाते हैं कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। मनसाबल लेक, मनसार लेक, मरसार लेक और नंदनसार लेक, नगीन लेक और नंदकोल लेक। आपको बता दें यहाँ से भी क्वेश्चंस यूपीएससी बनाई हुई है। सतसार लेक और शेषांग लेक और सुरीन सार लेक, तरसार लेक और तुलियान लेक, विशनसार लेक और वुलर लेक। तो ये वुलर लेक और डल लेक तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ये सारे भी लेक इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप कमेंट सेक्शंस में बताएं कि यह किस राज्य, किस यूटी के ये लेक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इंस्टीट्यूट से भी। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से भी आया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये माइंस के अंदर आती है। इसको अभी अवार्ड दिया गया क्या, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एक्रेडिटेशन विद ग्रेडिंग ऑफ अति उत्तम, तो ये अवार्ड दिया गया है। तो ये एक्रेडिटेड किसके द्वारा किया गया है, नाबेड के द्वारा। ये क्या है, नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पे नाबेड के द्वारा इसको सर्टिफाइड की गई है, अति उत्तम के द्वारा अति उत्तम सर्टिफिकेशंस इसको मिला है। दूसरी तरफ साई 20 समिट, ये पिछली बार भी कई वीडियोस में मैं कवर किया, लेकिन अभी रिसेंटली कंक्लूडेड हो गई है, समाप्त हो गई है। तो साई 20 ये ग्रुप
जो है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को कंक्लूड करते हुए यहाँ पे गोवा में जो चीज़ें हुई थी यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू और जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये चेयर किए हुए हैं क्या, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20। तो यहाँ पे साई इसी का नाम है, क्या है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। तो इंगेजमेंट ग्रुप जो कि आपका अभी कंक्लूड हुआ है, तो कहाँ पे, गोवा में, ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो हमको दिखता है इंडिया और कनाडा का रिलेशंस। तो इंडिया और कनाडा का रिलेशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उस इशू को अभी जो रिसेंटली निकल के आई है वो हम देखेंगे क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो आपको बता दें प्रो खालिस्तानी परेड हुई है 4 जून को, कहाँ पे, ब्रैम्पटन में, जो कि कनाडा का एक जगह है। तो यहाँ पे प्रो खालिस्तानी कौन है, जो आपके भारत के लोग हैं वो पंजाब का कुछ पार्ट लेके इधर से खालिस्तानी प्रोविंस की डिमांड या फिर सेपरेट करने की भी डिमांड रखते हैं। तो ये वही ग्रुप है सिख की एक अलग प्रकार से जो एक सेपरेटिस्ट के रूप में भी कार्य करती हुई नज़र आती है। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशंस कनाडा में भी रहती है और कनाडा जो गवर्नमेंट है अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करती हुई अभी रिसेंटली नज़र आई है। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं। एक झांकी निकली थी टैब्ल्यू जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक वाइट लेडी है, वाइट साड़ी पहनी हुई है और उन पे खून के निशान हैं और 2 सोल्जर जो हैं वहाँ पर उनको गन से मारते हुए दिखाए गए हैं। तो वहाँ पे जो झांकी निकली थी ब्रैम्पटन में, वहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी। तो आपको बता दें वाइट साड़ी जो पहनी थी वो इंदिरा गांधी जी का शक्ल को कॉपी किया गया था। और दूसरी बात, जो सोल्जर थे वो अपने जो उनके बॉडीगार्ड थे वो उनको गन से डाउन करते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसी चीज़ें वहाँ पे रिजेंबल हुई उनके झांकी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस को यहाँ पे इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जो ये सारी चीज़ें हुई जो आपको 1984 में जो ब्लू रिवॉल्यूशंस ये कराई थी, 1984 में ब्लू रिवॉल्यूशंस हुआ था जिसके कारण श्री दरबार साहिब जो आपका पंजाब में है वहाँ पे अमृतसर में वहाँ पे आर्मी को भेजा गया था और इन लोग खालिस्तानी लोगों को मारने का ऑर्डर भी दिया गया था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना भूल जाएं 1984 के इस चीज़ को, तो यहाँ पे दर्शाते हुए ये लोग नज़र आए, इनका जो डिमांड है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे इनके असैसिनेशंस को बेस बना के चीज़ें चल रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपके जयशंकर साहब क्या यहाँ पे कहें तो ब्रैम्पटन का जो टैब्ल्यू अभी गया है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऑफेंसिव फ्लॉट को प्लेटफॉर्म को तैयार कर रही है और ये एक बहुत बड़ा इशू है, कोई छोटा इशू नहीं है। इस पे कनाडा की गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी सेपरेटिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, यहाँ पे जो चीज़ें वायलेंस के रूप में फैलाना चाहते हैं और ये भी कहें कि ये इंडिया के और कनाडा के रिलेशंस को ब्रीच करता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बोला गया कि यह केवल इंडिया के रिलेशंस को नहीं बल्कि कनाडा को ही यहाँ पे इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा अगर इस प्रकार की सपोर्ट को चीज़ें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एक्शंस जो लिए गए ये सब चीज़ के बाद, तो इंदिरा गांधी यहाँ पे 1984 में जो कंट्रोवर्शियल इशू आई थी और जिसके कारण एंटी सिक्स राइट हुई थी, दंगा फसाद हुई थी, बहुत सारे सिखों की वहाँ पे जाने भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जयशंकर साहब यहाँ पे इंदिरा गांधी का तो नाम नहीं लिए लेकिन इसको कमेंट करके ये बताएं कनाडा के हाई कमिश्नर इंडिया के कैमरॉन मैके, तो यहाँ पे ट्वीट किए हैं। ये एक बहुत शर्मिंदगी वाली बातें हैं जो कि कनाडा इसको सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। किसको? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कोई भूतपूर्व इंदिरा गांधी हैं, इनको सेलिब्रेट करता हुआ जो नज़र आ रहा है, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बातें हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंडिया एंड कनाडा के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो बहुत अच्छी है। 4 to 6 बिलियन के आसपास यहाँ पे हम लोग ट्रेड डील यहाँ पे करते हुए नज़र आते हैं और बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स के भी टाई अप्स हैं हम लोगों के। हमारे इंडियन जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे जाके एक प्रोविंस में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी उनकी हो गई है। तो एथनिक
इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे बात करी जा रही है सिख की, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा के पब्लिक लाइफ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिख की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है। एक हिस्ट्री से ही वहाँ पे लोग जाके बसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, यहाँ पे उन लोगों को कैबिनेट में भी इंडियन एथनिक को करंटली जगह दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें देखने योग्य हैं कि कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के इंडिया के रिलेशंस को किस प्रकार से डील करेंगे, ये देखने योग्य बातें होंगी। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तानी हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अपने कैबिनेट में भी जगह दिए हुए हैं और उनके यस बोलने के कारण ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें सपोर्ट मिल रही होंगी, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी, एक वोट बैंक ही है वहाँ पे, इन सिख कम्युनिटी की वोट बैंक भी है, जिसके कारण वोट बैंक के चलते भी वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारी इशू निकल के आ रही हैं। और बात करी जाए फॉरेन पॉलिसी की, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का भी इस्तेमाल किया गया वहाँ के अपने डोमेस्टिक इलेक्शंस को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसी भी बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी डायस्पोरा है हमारे इंडिया में, तो यहाँ के जो पीएम हैं वो इनका भी इस्तेमाल किए और इस डायस्पोरा को वहाँ पर इस्तेमाल किए अपने लोकल इलेक्शंस में। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इंडिया की पॉपुलैरिटीज़, इंडिया का फेम, इंडिया का औहदा, इंडिया का जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी सारी अलग लेवल पे चलती है। इस कारण यहाँ पे इनको कनाडा वालों को तो ये एक चीज़ जानना चाहिए, आई मीन कनाडा के पीएम को एक चीज़ देखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने रिलेशंस को अगर हम हैम्पर करते हैं तो किस प्रकार से चीज़ें आउटकम निकल के आती हैं। जॉर्डी थॉमस एक पर्सनालिटी हैं, कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइज़र हैं जॉर्डी थॉमस। यहाँ पे क्या बोलते हुए नज़र आए हैं कनाडा में, तो ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट थी 2 जून को यहाँ पे, तो थॉमस ने क्या बोला यहाँ पे, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉरेन इंटरफेरेंस एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी आई एम नाउ टॉकिंग ऑफ ए नंबर ऑफ स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट प्रॉक्सी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों के बारे में बताया है, जिसमें इंक्लूड कर देते हैं क्या, रसिया, ईरान और इंडिया को। और ये चीज़ें जो बोल रहे हैं वो चीज़ें निकल के आ रही हैं इंडिया, रसिया, ईरान तक। ये यहाँ पे इंडिया को भी इंक्लूड करके कहीं ना कहीं टारगेट करने की भी बातें बोली जा रही हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद इस पे ये बात बोले हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। और थॉमस का यहाँ पे जो कमेंट है आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत ही ख़राब सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। करेंट अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को हम देखते हैं तो यहाँ पे कनाडा में और इंडिया में दोनों की जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, इसकी वजह से इशू निकल के आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे क्रिटिकली डिपेंडेंट पार्टी एक है NDP, तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रूडो के लिए यहाँ पे। उसके लीडर जसमीत सिंह जी हैं जो कि NDP के लीडर हैं, जो कि एक खालिस्तान सिंपैथाइज़र हैं। तो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए कई बार नज़र आते हैं जगमीत सिंह। तो यहाँ पे इन्हीं की बातों को लेके बोला जा रहा है किस प्रकार से कनाडा खालिस्तानी के इशू को, इंडिया के इशू को, डिप्लोमेसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को किस प्रकार से इन चीज़ों को डील करेगी, इन्हीं के ऊपर यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। तो कनाडा जो गवर्नमेंट अलाई किया है यहाँ पे नेचुरली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो भी NDP है वो भारत के लिए अगेंस्ट में कार्य करती है, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में कार्य करती है और प्रो खालिस्तानियों के लिए कार्य करती हुई नज़र आती है उनकी पार्टी के NDP में जो पार्टी है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में हम ये एक चीज़ तो जान ही सकते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वहाँ के PM कनाडा के, उनका जो रोल है कहीं ना कहीं सपोर्टिव इनडायरेक्टली रोल तो है ही। दूसरी चीज़ें हम ये जान सकते हैं कि जो वहाँ के NDP पार्टी है और जो प्रो खालिस्तानी का डिमांड कर रहे हैं लोग, वह इंडिया के खिलाफ भी चीज़ें जा रही हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो को डील करना चाहिए, ये हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें डील हो रही हैं। आशा करते हैं इंडिया कनाडा के रिलेशंस की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे लैंसेट का रिपोर्ट आया हुआ है मेडिसिन को लेके इंडिया के, स्पेशली उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे।
तो आपको बता दें डायबिटीज़, हाइपरटेंशंस, इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे ओबेसिटी और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आया है। आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि इंडिया में होता है, उसकी चीज़ों को यहाँ पे पब्लिश करता हुआ लैंसेट रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं। तो बहुत ज़्यादा इशू निकल के यहाँ पे चीज़ें जो आ रही हैं वो ये कि जो डिजीजेज हैं, हाई लेवल ऑफ डिजीजेज प्रिवेलेंस हैं एक्रॉस रूरल एंड अर्बन। तो यहाँ पे रूरल एंड अर्बन दोनों इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं भारत के बहुत सारे राज्यों में। ये चीज़ें वरिष्ठ हैं, चिंता योग्य हैं। यहाँ पे जो परिणाम निकल के आ रहा है, खास करके केरला, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गोवा, ये 4 कंट्री यहाँ पे टॉप में चल रही हैं, जो कि यहाँ के लोग डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मोटापा और ये सारी चीज़ों के यहाँ पे प्रॉब्लम को, डिजीज़ को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं एक प्रकार से कहीं ना कहीं बर्डन नज़र आ रही है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होंगी, भारत के लोग हेल्दी नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, तो यहाँ की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट के पास रिलेटिवली हाई है प्रिविलेंस किस चीज़ का, किस बीमारी का, तो यहाँ पे डायबिटीज़ का है, देख सकते हैं, हाइपरटेंशन का है और एब्डोमिनल ओबेसिटी का है, तो मोटापा का है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिपोर्ट में बताई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे डायबिटीज़ के लेके कुछ कम चीज़ें चल रही हैं। हाइपरटेंशन का यहाँ पे जी चीज़ें देखिए, केरला, गोवा, सिक्किम, यहाँ पे सारी लाल बनी बैठी हैं। तो अर्बन हो गया एंड रूरल हो गया। तो रूरल में हाइपरटेंशन की बात करी जाए तो यूपी, बिहार, ये सब चीज़ें में थोड़ा सही है, लेकिन यहाँ पे गुजरात, गोवा और सिक्किम में देखिए हालत बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ रूरल की बात करी जाए डायबिटीज़ की, तो यूपी, गोवा ग्रीन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड ग्रीन दिखाई जा रही है, लेकिन यहीं पे केरला आपके रेड वाले पोजीशंस में है। तो केरला यहाँ भी रेड है, केरला यहाँ भी रेड है, केरला यहाँ भी रेड है, केरला यहाँ भी रेड है। तो केरला का जो चीज़ें हैं वो रेड है, यानी केरला, गोवा, ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं किसको, वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट निकल के आ रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये अर्बन और रूरल का आंकड़ा दोनों में देखें तो हमको केरला, वेस्ट बंगाल और आपका गोवा, ये सब निकल के आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या नया एडिटोरियल है। तो नेक्स्ट है HAP एंड ग्लोबल गवर्नेंस। तो HAP क्या है उसको भी देखेंगे और ग्लोबल गवर्नेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। हिरोशिमा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस, HAP का यहाँ पे ये मतलब हुआ, हिरोशिमा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस और ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से G7 की जो मीटिंग हुई थी रिसेंटली आपके हिरोशिमा में, उसको किस प्रकार से लेकर चला गया, क्या विजन था, उसी पे यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं एडिटर के द्वारा। तो G7 का आपको बता दें रिसेंटली जो मीटिंग हुई है AI पे भी, और ये भी एक मुद्दा था कि G7 की कंट्री उसको किस प्रकार से डील करती है। तो मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशंस सिमिलर व्यूज़ पे हुआ, और यहाँ पे स्ट्रेस पॉइंट आउट हुआ इंपॉर्टेंस किस चीज़ पे लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से गवर्न किया जाए, रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लॉ फ्रेम किया जाए, ताकि इसका सही प्रकार से यूजेज हो सके मार्केट में, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस करने के लिए फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कॉमन विजन, कॉमन ग्राउंड G7 कंट्री बनाने की सोच रही है कि G7 जो भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे कॉमन एक विजन को लेके, कॉमन ग्राउंड को लेके बातें बोल रही हैं, ताकि एक ट्रस्ट वर्दी भी चीज़ें हों और एक क्रॉस G7 मेंबर इस पे एग्री कर सकें। दूसरी चीज़ें, G7 डज नॉट एक्सपेक्ट टू हार्मोनाइज देयर पॉलिसी और रेगुलेशंस, ये भी नहीं चाहती कि किसी की कोई भी पॉलिसी हैम्पर हो, सबको यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस निकल के आना चाहिए पॉलिसीज़ में, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। OECD कंट्रीज की बात करी जाए तो डेवलपिंग कंट्री एक प्रकार से AI गवर्नेंस को लेकर यहाँ पे फ्रेमवर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। इसको किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग आगे लेके चल सकते हैं, उसकी बातें
बोली जा रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैकग्राउंड को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बैकग्राउंड से यूपीएससी के पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे बैकग्राउंड मैं दिया हुआ हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो नाम से ही आर्टिफिशियल, इट मीन्स मशीन की उपयोगिता बढ़ जाती है ह्यूमन के अपेक्षा। तो यहाँ पे सिंथेसाइजिंग इन्फरिंग इंफॉर्मेशंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मशीन, तो जिसमें इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, तो एप्लीकेशंस इसका किस किस फील्ड में है, तो आपका वेब सर्च इंजन जैसे कि गूगल सर्च में हो सकता है, यूट्यूब में क्या रिकमेंडेशन जा जाते हैं उसके लिए, अमेजोन के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, और ह्यूमन स्पीच रिकॉग्निशंस जैसे कि सीरी हो गई, एलेक्सा हो गई, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कि वयामो हो गई। तो ये सब चीज़ों के लिए अभी रिसेंटली चैट जीपीटी भी आई है, एआई आर्ट आई है, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें अभी निकल के आई है। गेम सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चैट जीपीटी अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, ये इसके सीईओ भारत भी आए थे, उनका नाम जरूर कमेंट सेक्शंस में बताइए ताकि क्वेश्चन आए तो भूलिएगा नहीं। तो ओपन एआई कंपनी जो चैट जीपीटी बनाई है, यहाँ पे उसकी बातें बोली जा रही हैं। तो ये लैंग्वेज मॉड्यूल को क्रैक करके आपको ट्रांसलेट करके देती हुई नज़र आती है, इसलिए किस प्रकार से इसको उपयोग किया जाए इसका यहाँ पे बात बोला है। तो ये सारी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये कहीं ना कहीं एआई को इफ़ेक्ट करती हुई, इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। ये भी बात बोली जाती है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया तो ह्यूमन को यहाँ पे उनके जॉब को भी लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जॉब लॉस होगा, कई सारे जॉब क्रिएट भी कर देगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर भारत में आया था तो राजीव गांधी के समय में ये बातें बोली जा रही थी कि ये जो है जॉब लोगों का खा जाएगा। तो सच में लोगों का जॉब तो कम हुआ, लेकिन दूसरे फील्ड में जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ। आज बिना कंप्यूटर के हम आपको शायद पढ़ा भी नहीं सकते थे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो इशू में निकल के आ रही हैं। G7 की मीटिंग हिरोशिमा में एआई प्रोसेस पे यहाँ पे चली है, हैप जो कि हिरोशिमा एआई प्रोसेस को यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही हैं, कैसे रेगुलेट किया जाए, फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाए। डाइवर्जेंट रेगुलेशंस यहाँ पे बनाई जाएंगी ताकि एक कॉमन ग्राउंड बन सके। कॉमन गाइडलाइंस बनाने की बात चल रही है G7 कंट्री के द्वारा, और जो भी कॉपीराइटेड मटेरियल है उसका यूज किस प्रकार से होगा, ये भी एक सोचने वाली बातें हैं ताकि फेयर यूज हो सके। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ न्यूज़ और फैक्ट है यहाँ पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो शिप है एक जिसका नाम है अंजदीप, और दूसरा है संशोधक। ये दोनों शिप यहाँ पे लॉन्च हुई हैं। अंजदीप जो है 3rd एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट ASW है, और संशोधक जो है 4th सर्वे वेजल लार्ज, तो SVL है, 4th सर्वे वेजल लार्ज SVL है। और वाइल द कील वाज लेड फॉर द 7th ASW, जो कील है वो 7th ASW। यहाँ पे जो 3 शिप आपको दिखाई जा रहे हैं वो न्यूज़ में है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। सबसे पहले आपको बता दूँ GRSE ये कोलकाता बेस्ड डिफेंस कंपनी है जो कि शिपयार्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे GRSE का नाम याद रखिएगा, यही कंपनी इसको तैयार करी है। तो जो कि न्यूज़ में है, कौन तैयार की है, क्या क्या किस फील्ड से है, एंटी सबमरीन है या फिर क्या है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अंजदीप और संशोधक ये न्यूज़ में है। दूसरी चीज़ें इंडिया आइडिया समिट अभी रिसेंटली हुई है, तो आपके US इंडिया बिजनेस काउंसिल को यहाँ पे मंडे को चीज़ें चली हैं। तो ये बोला गया है कि ये हार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज आवर इकोनॉमिक टाई, तो इकोनॉमिक को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। और इंडिया आइडिया समिट कहाँ पे हुआ है, तो आपके USA में ये चीज़ें हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो आपको बता दें UN के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए इंडिया हमेशा अपना विश और क्लेम करता हुआ दिख रहता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले UNSC है उसके बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे, फिर ये रामायण की कथाओं को देखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक 6 बॉडी में से एक इम्पॉर्टेंट
बॉडी मानी जाती है। ये किसके लिए कार्य करती है? तो इंटरनेशनल शांति बनी रहे, सिक्योरिटी सही रहे और जो सुझाव है वह देने के लिए तत्पर रहता है। तो जनरल असेंबली में ये चीज़ें हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं वो भी हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। अभी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसी के बारे में यहाँ पे हम अभी पढ़ रहे हैं। तीसरी जो बातें बोली जा रही हैं, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ये 6 बॉडी यूएन की बॉडीज़ हैं जिनका निर्माण 45 के आसपास किया गया था। तो यहाँ पे यूएन सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है क्या? वो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO, फूड प्रोग्राम और यूनेस्को और यूनिसेफ इसी के अंदर आते हैं। तो ये इनके सिस्टम के अंदर आते हैं। ये इनकी 6 बॉडीज़ है। ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे यूएनएससी एक ऐसी बॉडी है, मात्र और केवल एक ऐसी बॉडी है, आपको याद होना चाहिए, जो यहाँ पे बाइंडिंग रिजोल्यूशंस मेंबर स्टेट पे रखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि ये बाइंडिंग है भैया। एक लोग भी अगर कोई चीज़ कह दिए नहीं होगा तो यस नहीं होगा, इतना वेटो पावर यहाँ पे होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या कितने मेंबर को रखता है? यहाँ पे 15 मेंबर को रखे हुए हैं, जिनमें से 5 ही ऐसे मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। जिनमें कौन कौन आता है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। आपको बता दें क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसके परमानेंट मेंबर हैं। यूपीएससी भी क्वेश्चंस बना देती है। तो 15 यहाँ पे मेंबर हैं नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा CFR, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूके एंड USA, चाइना, फ्रांस, रसिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। द ग्रेट पावर की बातें बोली जा रही हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यहाँ पे चीज़ें का निर्माण हुआ था और परमानेंट मेंबर यहाँ पे वीटो दे देता है, तो कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशंस को ब्लॉक करने की क्षमता हो जाती है, जिसके कारण चाइना बार बार हर्डल किए हुए है, हमेशा वीटो पावर कर देता है जब इंडिया की बातें होती हैं कि इसको ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा क्लेम को यहाँ पे बाधित करता हुआ नज़र आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फॉर्मेशन की बात करी जाए तो 24 अक्टूबर 45 को देख सकते हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यहाँ पे फॉर्मेशंस हो जाता है। अब यहाँ पे राम कथाएं हम कुछ सुनेंगे और देखेंगे कि क्या कहानी है और क्या इश्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। आपको बता दें अभी रिसेंटली जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी पीस कीपिंग फोर्स की यूएन की, वो यहाँ पे चल रही है। तो 75वां एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई पीस कीपर डे के अनुसार। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे यहाँ पे भी राजनाथ सिंह ने ये बोला कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई जगह नहीं है, नो प्लेस, तो ये डेमोक्रेटिक कैसे है? पहली बात ये, हमारी कंट्री इतनी एंशिएंट समय से डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करती है, फिर भी हम नहीं हैं। जबकि चाइना की डेमोक्रेसी कब शुरू हुई ये आपको पता भी नहीं है। चाइना वहाँ पे एक रोल प्ले करता है और चाइना इंडिया को आने से हमेशा रोक देता है। जब भी सारी कंट्री यहाँ पे सपोर्ट करती है, चाइना वीटो दे देता है, जिसके कारण हम लोग अभी भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। और जो 5 परमानेंट कंट्री हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, USA, ये 5 कंट्री जो हैं, इनमें से कोई एक भी कंट्री इसके खिलाफ वीटो करता है तो ये चीज़ें रिजोल्यूशंस ख़त्म हो जाती है। तो इसी चीज़ को बोली जा रही है डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइए अपने इस यूएन के रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में। तो यहाँ पे जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा तो ये इश्यू निकल के आएगी। और भारत जैसे कंट्री को आपका क्या मानना है कि क्या यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री का क्या कोई रोल नहीं होना चाहिए? ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें यूएनएससी को लेके, बैकग्राउंड न्यूज़ को लेके सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे हम नया न्यूज़ है बेलारूस को लेके। तो बेलारूस अभी अपने इस न्यूक्लियर वेपन को रखने के लिए सक्षम हो गया है। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम बता सकते हैं। ये तो अभी आपको बता दें, कई लोग इनको भी जानते होंगे। ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं यूक्रेन और रसिया की
लड़ाई में। तो यहाँ पे यूक्रेन रसिया की लड़ाई में रसिया जो है न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बेलारूस की कंट्री को चुना है, जिसके कारण यहाँ पे इश्यू निकल के आ सकती हैं। देखिए किस तरफ ये वार निकल के जाएगी, क्या थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क निकल के आ रही है। यहाँ पे पैलेस्टीनियन कई लोगों को मार दिया गया, इजरायली में भी बहुत सारी वायलेंस निकल के आई है। तो यहाँ पे इजराइल पैलेस्तीन में कई प्रकार की इश्यू होती रह रही है, जिसको हम लोग देखेंगे। एक यहाँ पे इन्फोग्राफ में लगाया हुआ हूँ पैलेस्टीनियन की 1947 से बात करी जाए तो किस प्रकार ये ग्रीन जो हैं ये पैलेस्टीनियन थे और जीविश ये जो थे। तो ज्यूज और पैलेस्टीनियन का जो लैंड है आप देख सकते हैं जो सफ़ेद वाले, ये बात है 1947 की। लेकिन 1947 में जो पार्टीशंस प्लान आ जाता है तो इजराइल का ये पार्ट हो जाता है, पैलेस्टीनियन का जेरूसलम वाला पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1949 और 67 की बातें होती हैं, 6 दिन का भीषण युद्ध होता है 67 में, और ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से सिमट कर पैलेस्टीनियन रह जाते हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस और भी ख़तरनाक हैं, देख सकते हैं इजराइल ऑक्युपाई कर लेता है ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे ये पार्ट किस प्रकार से सिमट के रह जाते हैं ये पैलेस्टीनियन। तो पैलेस्टीनियन की अभी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर ट्रेडिशंस किस प्रकार से प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे, ये यहाँ पे फाइट चल रही है और यहाँ पे वायलेंस निकल के आता हुआ है। ये कौन सा यहाँ पे सी है, इसका नाम आप बता सकते हैं। ट्विटर अभी रिसेंटली थ्रेट किया है किसको, जो बातें निकल के आई हैं बहुत पुरानी बातें हैं, आपको बता दें जब किसान भारत में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा इस न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि भारतीय सरकार जो उस वक्त थी जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ट्विटर के सीईओ को उस वक्त जो कि डॉर्सी जो थे, जैक डॉर्सी, उनको थ्रेट गया था कि आप जो भी पॉलिटिकल और पॉलिटिसाइज कमेंट्स आ रहे हैं और ट्वीट्स आ रहे हैं उनको आप रोकिए या फिर उन ट्वीट्स को हटाइए, और नहीं तो आपके जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉयर हैं, यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, उनके ऊपर हम लोग रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें निकल के आ रही हैं और इनके बातों को यहाँ पे खंडन करते हुए आपके अनुराग ठाकुर जी नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं ये अपने पुराने चीज़ों को छिपाने के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये थी सारी न्यूज़, आशा करते हैं इसमें कुछ सच्चाई होगी, कुछ झूठ भी हो सकती है, क्या सही है इस पे भी अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो हम लोगों को निकल के आएगा। तो लेकिन दोनों तरफ से वार हो रहा है, देख सकते हैं शब्दों से ये चीज़ें हैं। तो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा रहा है आज के समय में अगर बात करी जाए तो हम लोग देख सकते हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले प्रेस की फ्रीडम बहुत आवश्यकता है। बिना प्रेस की फ्रीडम से एक कंट्री का बैकबोन जो है वो टूट जाएगा। दूसरी तरफ बातें बोली जा रही हैं कि दोफार म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023 जो हुआ चैंपियंस, उसमें भारतीय नज़र आए, तो उनको यहाँ पे जीत मिली है जो कि अच्छी बातें हैं। और ये जूनियर एशिया कप 2023 है, इसमें भारतीय विजेता हुए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रहा है तो यहाँ पे मोइन अली की पुनः रिटर्निंग हुई, ये एक नया सनसनी और स्ट्रॉन्ग न्यूज़ निकल के आ रही है क्या कि टेस्ट क्रिकेट में मोइन अली को पुनः बुला लिया गया है। तो यहाँ पे बुलाया जा रहा है पुनः मोइन अली को, जो कि अभी आप रिटायर्ड हो गए थे। तो ये रिटायर्ड होने के बाद भी मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर यहाँ पे इनको बुला लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन आए तो आपको याद होना चाहिए। तो मोइन अली देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर और स्पिनर, ऑलराउंडर, हर प्रकार के फील्डर, ये पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे फिर से लाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये थी सारी न्यूज़ और एडिटोरियल, आशा करते हैं सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ये मेरा सारा का सारा PDF आपको यहाँ पर डाल दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी वीडियो, सारा न्यूज़ एडिटोरियल अमलगमेशन आपको एक जगह यहाँ पे यूट्यूब पर प्राप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।